नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने आज 300 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। 1984 के बाद इतना प्रचंड बहुमत पाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बन गए। उनके इतिहास रचने के साथ ही उनका शपथ लेना अब तय हो गया है। मोदी जल्द ही देश के अगले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 16वीं लोकसभा का गठन भी जल्द ही होगा, लेकिन इन सबके बीच कई सारे सवालों की झड़ी लग गई है और ऐसे ही सवालों पर हम कर रहे हैं खास चर्चा। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। और दीपक, जिस किसी भी शख्स ने, राजनीतिक शख्सियत ने मोदी का विरोध किया, उसको इतनी जबरदस्त पटकनी मिली है। मुलायम सिंह यादव की अगर बात करें तो उनकी हालत खस्ता हो गई। मायावती का खाता तक नहीं खुला और समंदर में डूबने की बात जो फारूक अब्दुल्ला ने की थी नरेंद्र मोदी को लेकर कि जो भी उनके लिए वोट डालेगा वो समंदर में डूब जाए, वो खुद अपना चुनाव हार गए। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से पूर्वोत्तर तक यही तस्वीर देखने को मिली। मोदी की लहर को कहर बताने वालों के लिए ये सुनामी से कम साबित नहीं हुई। मोदी पर सबसे बड़ा हमला नीतीश कुमार ने बोला था। मोदी की वजह से उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा और सबको बराबर की खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए। नतीजा देखिए, नीतीश कुमार की जेडीयू को बिहार की 40 में से महज 2 सीटें नसीब हुईं, जबकि उसे पिछले चुनाव में 20 सीटें मिली थीं। यानी मोदी के विरोध की वजह से कुल 18 सीटों का नुकसान हुआ। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी ऐसी ही रही। मुलायम सिंह यादव ने अपनी हर सभा में पानी पी पी कर मोदी को कोसा। गुजरात दंगों के बाद उन्हें मुजफ्फरनगर दंगों के लिए भी जिम्मेदार ठहरा दिया। देखिए क्या हाल हुआ। समाजवादी पार्टी को पिछली बार 23 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार वो 5 के आंकड़े पर आकर अटक गई। यूपी में बीएसपी की साख भी मोदी के विरोध की वजह से राख हो गई। मायावती ने मोदी पर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया था, लेकिन हाल ये हुआ कि 2009 में 21 सीटें हासिल करने वाली बीएसपी का उत्तर प्रदेश से ही सफाया हो गया। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 22 सीटें हासिल करने का यूपी में करिश्मा किया था, लेकिन राहुल गांधी ने मोदी को लोगों को लड़ाने वाला नेता क्या कहा, यूपी में पार्टी की बत्ती गुल हो गई। पिछली बार की 22 सीटों के मुकाबले कांग्रेस इस बार महज 2 सीटों पर सिमट गई। वहीं बीजेपी 2009 की 10 सीटों से इस बार 71 सीटों पर पहुंच गई। मोदी विरोध का नतीजा भुगतने वाले नेताओं और पार्टियों का कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा ही हाल दिखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने मोदी के समर्थकों को समंदर में डूब जाने की सलाह दी थी। नतीजा ये हुआ कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का जम्मू कश्मीर से सफाया हो गया। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला खुद हार गए। एनडीए की दोस्त मानी जाने वाली पीडीपी के हाथों उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। अब सीधे दक्षिण में चलें तो तमिलनाडु में कांग्रेस के सबसे बड़े सिपाहसालार पी चिदम्बरम को मोदी पर हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने मोदी को एनकाउंटर चीफ मिनिस्टर कहा था। अंजाम ये हुआ कि अपनी सीट से बेटे को लड़ाने का दांव भी काम नहीं आया। शिवगंगा सीट पर उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम चौथे नंबर पर रहे। तमिलनाडु में कांग्रेस का खाता बंद हो गया तो बीजेपी ने देश के आखिरी छोर की कन्याकुमारी सीट जीतकर तमिलनाडु में अपना खाता खोल लिया और बीजेपी की सहयोगी
पीएमके को भी 1 सीट मिली। पश्चिमी भारत की बात करें तो महाराष्ट्र के क्षत्रप कहे जाने वाले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मोदी पर चुनाव के बीच में गुजरात दंगों को लेकर सवाल क्या खड़े किए, उनकी पार्टी का महाराष्ट्र में बेड़ा गर्क हो गया। 2009 में 8 सीटें जीतने वाली एनसीपी इस बार 4 सीटों पर अटक गई। वहीं गुजरात में मोदी को लड़की की जासूसी मामले में घेरने का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का यहां पूरी तरह से सफाया हो गया। तो राजस्थान में भी मोदी की आंधी में हर सीट से कांग्रेस की उम्मीदें हवा हो गईं। गौरव पंडित, इंडिया न्यूज। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला और अशोक टंडन जी है, साथ में बीजेपी से प्रभात झा हैं, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा। रविदास मेहरोत्रा जी, आपने जितनी बार राजनीतिक हमला किया नरेंद्र मोदी पर, उतने वोट आपके कम होते गए, आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए, ऐसा है, ये लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। जो जन आदेश हुआ है उस जनादेश का हम पूरा सम्मान करते हैं और जनादेश को स्वीकार करते हैं। दूसरी बात यह है कि यूपीए की सरकार जो थी 10 साल में, उस सरकार में लगातार महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, लूट बढ़ा और कुशासन से जनता परेशान हुई और जनता ने परिवर्तन करने का मन बना लिया। यूपीए की सरकार से तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, बदलाव और आप तो कह रहे थे तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, बार बार कह रहे थे, मैं बार बार कहता था आपको, आप बार बार कहते थे तीसरा मोर्चा। मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री, मुलायम सिंह जी अपना परिवार भी नहीं बचा पाए, परिवार भी बड़ी मुश्किल से बचा पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये बात कही थी कि तीसरा मोर्चा जो है वो सत्ता में आएगा और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो मिल करके सरकार बनाएंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इतना बड़ा जन आक्रोश हो गया कि लोगों को लगा कि इस सरकार को हटाना है और उसको जो विकल्प दिखाई पड़ा उस विकल्प पे चली गई। नहीं तो विकल्प तीसरा मोर्चा तो था आपके मुताबिक, लड़ रहे थे रविदास जी, आपके मुताबिक विकल्प तो तीसरा मोर्चा था ना? तीसरा मोर्चा विकल्प का बिल्कुल जी, हमारा हिसाब से जो सारे देश की क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको मिला करके एक विकल्प तैयार करने की बात थी तीसरे मोर्चे की। लेकिन जो है उस विकल्प में राहुल गांधी ने भी ये कह दिया कि हम तीसरे मोर्चे को, अमेठी में याद होगा आपको, उन्होंने कहा कि हम तीसरे मोर्चे को सपोर्ट नहीं करेंगे। उनके इस बात के बाद तो चुनाव के आखिरी में कहा था, वो चुनाव के आखिरी में कहा था रविदास जी, और चुनाव के आखिरी चरण में कहा था। कहाँ घुमा रहे हैं आप लोगों को? नहीं, आखिरी में नहीं कहा था, आखिरी में कहा था, बिल्कुल आखिरी चरण में कहा था। दो चरण पहले कहा था। 9 चरण के चुनाव थे, अगर 2 चरण पहले भी कहा था। 7 चरण हो चुके थे, 7 चरण हो चुके थे तब तक। हाँ, तो वो तो उस 2 चरण के बाद चुनाव जहां जहां हुए वहां पर तीसरे मोर्चे को सपोर्ट न करने से कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से हार हो गई और कांग्रेस का सारा वोट ट्रांसफर हो गया भारतीय जनता पार्टी में। तो हम लोगों का कोई वोट बैंक कम नहीं हुआ है, जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो कम नहीं हुआ है, वो आप देखिए, आकलन करिएगा। लेकिन हम लोगों के पास अभी प्रदेश सरकार के पास 3 साल का समय है। हम लोग इस 3 साल में उत्तर प्रदेश में और विकास के काम करेंगे, जो जनता के और मुद्दे हैं उन मुद्दों पर काम करेंगे और जो उत्तर प्रदेश में जनता की बेहतरी के लिए और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करने का काम करेंगे। प्रभात झा जी, यहाँ चुनाव दिल्ली के लोकसभा के हो रहे थे तो यूपीए सरकार को हटाने का जनता का मन बन गया था और यूपीए सरकार को हटाने का विकल्प दिखाई पड़ा तो इस विकल्प को लोगों ने चुन लिया। प्रभात जी, जिसने भी नरेंद्र मोदी की गाली दी उसका सुपड़ा साफ हो गया, ऐसा क्यों? सारी क्षेत्रीय पार्टियां, देखिए, अभी भी रविदास जी मेहरोत्रा अपने शांत नहीं हो रहे हैं, कुछ मर्यादा उल्लंघन हुआ, सफाई देने में लगे हुए दीपक जी। देश के जनादेश को सीधे सीधे स्वीकार करना चाहिए। लोकतंत्र का तगाजा यही है कि उसको स्वीकार करते हुए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए कहना चाहिए कि जो जनादेश मिला हम उसे स्वीकार दें।
लेकिन दिक्कत क्या हो गई है, आप पहले क्या कह रहे हैं, आप पहले सुनना करेंगे, किस बात का आकलन करेंगे? जब आप एक सीट हार गए, आपका पूरा परिवार का परिवार गुना हो गया, हार गया, उसके बाद आप कह रहे हैं, किस मुंह से बात कर रहे हैं? आप भारतीय राजनीति में जिन्होंने मोदी को गाली दी 14 साल में, हमने पहले लगातार मुलायम सिंह यादव जी ने क्या क्या नहीं कहा, रविदास जी ने क्या क्या कहा, उसके बाद भी क्या देश की स्थिति बनी है? जिन जिन लोगों ने मोदी के खिलाफ बातें की, वे सारे लोग देखिए, आप सुनने का आप हो गए। फारूक अब्दुल्ला मैंने पहले कहा ये कि जनता का जो स्पष्ट आदेश है, जनादेश है, इस तरह की बात करेंगे तो उसको प्रणाम करते हैं। आप सुनने की जनता कहना है और दूसरे की बात सुनिए। पार्टी को जनतंत्र में स्वीकार करना चाहिए, जनादेश को मानना चाहिए, अपनी बात को कहने के लिए बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश की आस्था, देश के विश्वास का एक किरण बनकर उभरे थे। पहले आप जो है स्वीकार किया, मुहर लगाया और उस मुहर को आज स्वीकार करते हुए रवि जी को बधाई देना चाहिए था। रविदास जी ने कभी बधाई नहीं दी कि नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई दे रहा हूं, भाजपा को बधाई दे रहा हूं, जनादेश को बधाई दे रहा हूं। यह जो मुंहजोरी होती है, यह मुंहजोरी लोकतंत्र में नहीं चलती है और इस मुंहजोरी पर रोक लगना चाहिए। तथ्यों को इनकार नहीं करना चाहिए। आप जो है दोनों जगह से आप दूसरे की बात सुनते नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? कहां पराजित है आपको कुछ मालूम भी है? दोनों स्थान चुनाव जीत गए, वो दोनों स्थान से चुनाव जीत गए हैं। और मैंने पहले कहा कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश का हम सम्मान करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। आपने सुना ही नहीं। आप बात सुनने की क्षमता तो रखिए पहले। तो आपने पहले कहा कि लोकतंत्र में जनता के आदेश को, जनादेश का हम पूरा सम्मान करते हैं, पूरा स्वागत करते हैं और जनता को के जनादेश को हम प्रणाम करते हैं। हमने पहले कहा, शुरुआत बात यही से करी थी। आप बात सुन नहीं पा रहे तो क्या हम कर सकते हैं? उसी बात नरेंद्र मोदी को बधाई दे दीजिए। सिंह जी दोनों स्थानों से चुनाव जीत गए हैं। अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए उनका निर्णय नहीं हुआ है। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें निर्णय होगा, शपथ होगी, तब बात होगी। अभी तो आप स्पष्ट जो है, जो निर्णय आए हैं उसमें स्पष्ट ये कहना है कि जनता के आदेश का हम सम्मान करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये आप ये अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं, ख्वाब पाले हुए कि ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? अभी आपने कहा बधाई, सुनिए बधाई। अरे भाई, आपने कहा बधाई देने की बात, बधाई की बात वो आपने कही। उसको मैंने कहा है कि अभी जनता का निर्णय हो रहे हैं, काउंटिंग चल रही है। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें उनका नाम तय होगा, उसके बाद उसमें नाम जाएगा, प्रक्रिया होगी। जब प्रधानमंत्री बनेंगे तब बधाई की बात होगी ना। तो अभी तो बात यह है कि जनता का आदेश जो है उसका हम सम्मान करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसको होगा, उसके बाद उसमें नाम जाएगा, प्रक्रिया होगी। जब प्रधानमंत्री बनेंगे तब बधाई की बात होगी ना। तो अभी तो बात यह है कि जनता का आदेश जो है उसका हम सम्मान करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, जनता के आदेश को। और लोकतंत्र में जो जनता का आदेश सर्वोपरि होता है उसको हम स्वीकार करते हैं। प्रभु ऐसा और हमने आपसे कहा कि ये यूपीए सरकार, प्रभु ऐसा क्या था कि जिसने भी नरेंद्र मोदी को गाली दी वो बिल्कुल हाशिए पर चला गया? मायावती ने एक के बाद एक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि नीच जाति के मतलब, नीच राजनीति का मतलब नीच जाति नहीं है, नरेंद्र मोदी अपनी जाति बताएं, शून्य पर चली गई। ऐसा क्या था? क्या लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे? नहीं, सिर्फ उत्तर भारत में देख करके आप कहेंगे तो ठीक लगता है। वेस्ट बंगाल के अंदर ममता ने सबसे ज्यादा आक्रमण मोदी के ऊपर किया और उसको 33 सीटें मिली हैं। जयललिता ने मोदी के ऊपर बाद में आक्रमण किया, उसने 39 में से 38 चीजें थी। नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या हुआ, जहां भी कास्ट पॉलिटिक्स थी वहां पर जिन्होंने भी मोदी के ऊपर अटैक किया कि मोदी भी बैकवर्ड नेता हैं, चाहे उन्होंने प्रोजेक्ट बाद में करना शुरू किया अपने आप को, और सबसे सफल नेता हैं, तो जो भी है, लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार है, अपने मुलायम सिंह यादव हैं, मायावती हैं, ये उनसे ऊपर उठ गए। दलित भी अपने आप को एक पार्ट ऑफ मोदी समझता था कि हमारे में से कोई आदमी जो है सड़क से उठ करके प्रधानमंत्री बन रहा है, ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो दलित ने, बाकी बैकवर्ड लोगों ने इस वक्त अपनी जाति को भूल करके केवल एक बड़े दलित को वोट दिया, बड़े बैकवर्ड नेता को वोट दिया जो देश को चला सकता है। तो अब ममता है, वहां पर कास्ट राजनीति नहीं होती है।
हाँ, मुस्लिम अपीसमेंट की पार्ट जरूर थी वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि 25% से ज्यादा मुस्लिम लोग हैं, परंतु बहुत अग्रेसिव थी। इसलिए जयललिता को अपने पूरा का पूरा भरोसा था कि वहां पर रीजनल पार्टियां, बीजेपी का बेस बड़ा होगा, वोट बड़े होंगे, जब आएंगे पता लगेगा। तो अगर आप ये कहें कि जिसने भी मोदी को गाली दी वो हार गया है, ये बात हमारे दक्षिण में नहीं लागू होती है, परंतु वेस्ट में, और वेस्ट में कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर पहली बार इतिहास के अंदर एक सीट में निपट गई जाकर के, वो भी अशोक चौहान, जिसको राहुल गांधी चाहते नहीं थे, तो वो जीत गए। तो इसलिए लोगों को लगता था कि नेता को वोट देना है। अगर कास्ट को उसके अंदर कन्वर्ट करना शुरू करें कि कास्ट की वजह से जीता है, तो मोदी को लोग यूपी और बिहार के अंदर अपना ही प्रतिनिधि मानते थे और हिंदुत्व का प्रतिनिधि मानते ही थे। परंतु हमारे में से एक व्यक्ति जो है बैकवर्ड का, छोटे घर का आदमी, एक चाय वाला जो है वो प्रधानमंत्री बन रहा है, और ये लोग उन्हीं कास्ट के होते हुए भी उसको नहीं बनना चाहते। तो जो उसको नहीं बनना देना चाहते थे, उनके खिलाफ जम करके वोट दिया उन्होंने कि आप मोदी को बचाने वाले कौन होते हैं। अगर वो उनके साथ हो जाते, शायद अगली बार उनका असेंबली में फायदा होता है इस बात का, उनका नुकसान वहां पर भी हो गया। सीधो सीट में मायावती पहली बार निपट गई, वो कभी हो नहीं सकता। दलित वोट भी चला गया, बैकवर्ड भी चला गया, यादव भी चला गया, सब जगह सिर्फ परिवार के लोगों को छोड़ करके बाकी समाजवादी पार्टी का कोई जीता ही नहीं है। तो इसलिए मोदी के खिलाफ जो भी बोला नॉर्थ इंडिया के अंदर, जम्मू कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र मुंबई तक जाकर के, उन सबका सफाया हो गया। टंडन साहब, आपको क्या लगता है, ये क्या फिनोमेना था? क्या मोदी ने इतना ग्रिप कर लिया था पब्लिक सेंटिमेंट्स को, पब्लिक उसको, कि कास्ट के पूरे बैरियर टूट गए? देखिए दीपक जी, आपको ध्यान होगा 3 दिन पहले जब हमने यहाँ बहस की थी, तो मैंने कहा था इस चुनाव में मुझे 1977 याद आ रहा है, जब किसी भी सरकार के खिलाफ इतना आक्रोश दिखाई दिया था और सारे कास्ट, रिलीजन, सब बैरियर टूट गए थे, और जनता पार्टी का जो अंडर करंट था उसको ना उस समय का मीडिया समझ पाया, ना राजनेता समझ पाए थे। उसी तरह का अंडर करंट इस बार भी देश में था। 10 साल के यूपीए के नॉन परफॉर्मेंस, महंगाई, भ्रष्टाचार से लोग इतने त्रस्त थे कि लोग देश में एक सक्षम विकल्प ढूंढ रहे थे। लोग ये चाहते थे कि देश में एक अच्छी स्थायी सरकार आए जो इस देश में विकल्प दे सके। उसका प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया, और सारे देश में जनता ने ये मान लिया कि अगर इस देश में कोई व्यक्ति विकल्प बन सकता है या एक स्थायी सरकार दे सकता है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए उन पर होने वाले सभी हमलों को लोगों ने नकार दिया, किसी भी बात का असर नहीं हुआ। ये बात भी अब सामने आ रही है कि जितना पहली बार का वोटर था, नौजवान वोटर, चाहे वो किसी कास्ट का था, किसी कम्युनिटी का था, उसने किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन को मानने से इनकार करके उससे ऊपर उठकर इस बार वोट दिया है। वरना ये हो ही नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश जहां पर कास्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स चलती हो, वहां पर एक पार्टी 71 सीटें जीत जाए 80 में से। तो ये कोई आंकलन जो हम पत्रकार करते हैं कि वहां पर खुरमी इतने हैं, वहां पर यादव इतने हैं, वहां पर मुस्लिम इतने, ये सब टूट गया है। और इस सब को करने में मेरा ऐसा मानना है कि नई पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान है। पहली बार के वोटर ने अपने घर में अपने पेरेंट्स को ये कहा कि हम आपके ये फतवा और ये कास्ट और यादव इसको नहीं मानते। देश में एक विकल्प चाहिए, सक्षम विकल्प चाहिए, एक सुदृढ़ नेता चाहिए। दीपक जी, नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद इस देश में ये माना जाने लगा था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोalition की गवर्नमेंट बनाई थी तो बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित ने कहा था इस देश में एक पार्टी को अब बहुमत कभी नहीं मिलेगा, हमेशा से अब कोalition गवर्नमेंट रहेंगी। उस पर बहुत पुस्तकें लिखी गई, लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसा नेतृत्व दिया देश को कि उनकी अपनी पार्टी को बहुमत मिला है। मैं समझता हूं कि ये इस देश में लोकतंत्र की जीत है, इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। यानी अशोक जी, ये माने कि कोलिशन पॉलिटिक्स का एरा जो है ये अब फिलहाल खत्म हो गया है, और कब तक टल गया है? मैं अभी नहीं कह सकता कि ये खत्म हो गया। अगर ऐसा होता तो शायद भाजपा भी कोलिशन और अपना अलायंस नहीं बनाती, लेकिन इसका जो एक जनमत आया है, जो जनादेश आया है, वो दोनों तरह का है। एनडीए को 300 साढ़े 300 के लगभग सीट भी आई है और भाजपा को अकेले बहुमत भी आया है। तो देश में लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छा है कि हमेशा जनादेश स्पष्ट होना चाहिए। लोग एक स्पष्ट जनमत चाहते हैं ताकि सरकार ये ना कह सके
कि हमारे पर कोलिशन पॉलिटिक्स की कंपल्शन थी, जैसा हमने पिछले यूपीए में देखा। भ्रष्टाचार को जस्टिफाई ये कहकर किया गया कि कोलिशन कंपल्शन थी। तो लोगों ने इस बार मन बना लिया था कि डिसाइसिव मैंडेट देंगे, चाहे किसी को दे, ताकि वो पार्टी और वो नेता और वो सरकार ये न कह सके कि हमें काम करने का मौका नहीं मिला। बहुत बड़ी जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी पर आई है, देश की अपेक्षाएं बहुत हैं और मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में एक नया अध्याय शुरू हुआ है और उसके लिए नरेंद्र मोदी को खरा उतरना पड़ेगा और बहुत जल्द ऐसे कुछ काम करने पड़ेंगे जिससे देश के लोगों को उनपे और विश्वास बने। बिल्कुल खरा उतरना पड़ेगा। बहुत दीपक, मैं कहना चाहता हूँ कि ये परिणाम जो आए हैं उससे बड़ा स्पष्ट है कि कोएलिशन पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, कि जब अगर कोएलिशन पार्टनर्स को निकाल, मेरे को लगता है कि मोदी की वजह से कोएलिशन पार्टनर्स को फायदा हुआ है, जबकि अकाली दल एक ऐसा दल निकला जो मोदी के लिए भी लाइबिलिटी बन गया कि वहां पर लोग उतने लोग सीट नहीं जीता पाए। आपके वो लोग 4 जीत वहां पर जीतकर आपके लोग नहीं होते तो कांग्रेस की सीटें ज्यादा बढ़ जाती। इसलिए अगर आंध्रा को देख लें और शिवसेना को देख लें महाराष्ट्र के अंदर, उनकी वजह से बीजेपी को फायदा हो, मैं नहीं मानता, उनको फायदा हुआ बीजेपी की वजह से। इन कोएलिशन पार्टनर के बिना भी मोदी की वजह से इनकी अपनी मेजोरिटी अभी भी आ सकती थी। 285 में से आप 10 सीटें और कम कर दीजिए तब भी 275 पर आकर रुक जाती। तो जो इन्होंने सवाल शुरू में पूछा कि अब कोएलिशन पॉलिटिक्स का अंत हो गया है, कि जिस तरह से मोदी सरकार गुजरात में चलाते थे जिस तरह से वो यहां पर चलाएंगे, क्योंकि लोगों की अपेक्षा है कि एक स्ट्रांग नेता चाहिए, तो अगले 5 साल के लिए तो कम से कम किसी कोalition की जरूरत नहीं है। अगर नखरे भी करेंगे, जाइए अपने घर में बैठिए, सरकार मेरी मर्जी चलेगी कि मेरे नाम से आप भी जीत करके आए, ना कि बीजेपी के एमपी जीते उनके नाम से। बाकी उनके जो कोएलिशन पार्टनर हैं, अब बॉम्बे में जाकर सारी की सारी 6 की 6 सीटें जीत गए लोग, पहले कभी नहीं जीते थे शिवसेना के लोग। तो मोदी के नाम से शिवसेना जीती है, मोदी के नाम से टीडीपी जीती है, मोदी के नाम से अकाली दल के जो लोग जीते हैं, और मोदी की वजह से ही वो राजनीति में आजकल हैं, नहीं तो वो मुलायम और मायावती की तरह वो भी निपट जाते। यही हमारी बहस का विषय है। 8:30 बजे हम इसी पर बात करेंगे कि मोदी को जिसने गले लगाया उसने जीत का सेहरा बांधा। ऐसा क्यों हुआ, इस पर बात करेंगे 8:30 बजे ब्रेक के बाद। चल ढोल बजा, चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल गला खोल ये गाना गा। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हमारे साथ नए मेहमान जुड़ गए हैं, उदित राज जी नए सांसद बने हैं। उदित राज जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले। धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारा अभी का टॉपिक यही है कि जिसने नरेंद्र मोदी और बीजेपी से हाथ मिलाया उसकी जीत हुई। शीतल, क्या कहता है हमारा ये स्टोरी? बिल्कुल दीपक, जिसने भी मोदी को गाली दी उसकी दुर्गति हुई और जिसने हाथ मिलाया उसकी बल्ले बल्ले हो गई। चाहे बात हम रामविलास पासवान की करें, राजनीतिक हाशिए पर थे वो, आरजेडी कांग्रेस से निराश हो चुके थे, बीजेपी से हाथ मिलाया तो बिहार में 7 में से 6 जीते, 7 सीटों पर लड़े और उसमें से 6 उन्होंने जीत ली। ऐसा ही फायदा हमें टीडीपी को मिलता हुआ दिखाई दिया आंध्र प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है अपना दल, उसको ये फायदा मिलता हुआ हमें दिखा। यानी जिसने भी हाथ मिलाया उसका तो बस बेड़ा ही पार, और उसमें से 6 उन्होंने जीत ली। ऐसा ही फायदा हमें टीडीपी को मिलता हुआ दिखाई दिया आंध्र प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है अपना दल, उसको ये फायदा मिलता हुआ हमें दिखा। यानी जिसने भी हाथ मिलाया उसका तो बस बेड़ा ही पार हो गया। और बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, मोदी से जिसने भी दोस्ती की वो फायदे में रहा। जिस रामविलास पासवान ने गुजरात दंगों के नाम पर एनडीए का 2002 में साथ छोड़ दिया था, वही जब कांग्रेस और आरजेडी से निराश होकर 12 साल बाद बीजेपी के पास पहुंचे और मोदी की अगुवाई कबूल करते हुए एनडीए का हाथ थामा तो उनकी किस्मत खुल गई। पासवान की पार्टी का साल 2009 के चुनाव में बिहार में खाता भी नहीं खुला था, लेकिन नमो नमो कहने के बाद 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही एलजेपी ने बिहार में इस बार 6 सीटें जीती हैं। और एनडीए जिसमें एक समय में 18 से 20 घटक था, धीरे धीरे सिकुड़ता नजर आ रहा था। इनकी रहनुमाई में फिर से जो है बढ़ ही नहीं रहा है, बल्कि नए जोश के साथ में उभर रहा है।
वहीं बिहार में कभी नीतीश के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर इस बार बिहार की 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और तीनों ही सीट पर वो जीत हासिल करने में कामयाब रही। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपना दल ने जब यहां मोदी को समर्थन देने का ऐलान किया और बीजेपी से गठबंधन के तहत 2 सीटों पर चुनाव लड़ा तो उसने दोनों पर ही जीत हासिल की। इससे पहले अपना दल ने लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीती थी। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो नाना करते हुए जब चंद्रबाबू नायडू ने अपनी सियासी साख बचाने की खातिर मोदी का दामन थामा तो उनकी पार्टी के भी पुराने दिन लौट आए। गौरव पंडित के साथ अमित कुमार, इंडिया न्यूज। तो उदित राज जी, ये क्या कमाल था कि आपने हाथ मिलाया और आप चुनाव लड़े और आप चुनाव जीत गए? ये क्या कमाल था या कोई संयोग? संयोग भी नहीं था, एक कमाल भी नहीं था। ये कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार था और महंगाई था, एक तो वो, दूसरा ये था कि सामाजिक समीकरण ठीक से बैठाए गए और सबसे ज्यादा जरूरी या अहम रोल जो प्ले किया है मोदी जी का सफल नेतृत्व और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का एक तरह से किलिंग इंस्टिंक्ट से काम जो किया। इन सारी बातों को ध्यान को रखकर देखा जाए तो बहुत सारे फैक्टर रहे, लेकिन मोदी जी का जो नेतृत्व था उसने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। क्या सोचकर आपने इंडियन जस्टिस पार्टी का विलय किया था बीजेपी के अंदर? देखिए दीपक जी, ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, कोई लोभ लालच नहीं था। मायावती जी ने भगा दिया था मुझे। 2009 में मेरे प्रत्याशी की हत्या हुई। मेरा भाई लखनऊ में रहता, उनके शासनकाल में 5 बार हमला हुआ। हम अपनी जान की सुरक्षा खोजते भी थे, एक समय आंदोलन भी चलाते थे, लेकिन पॉलिटिकली सफल नहीं हो पा रहे थे, मैं ये बता दूं। और इसीलिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज मैंने कभी ज्यादा किया नहीं। 90% मेरी एनर्जी, ऊर्जा केवल सोशल रहती रही, क्योंकि मुझे मालूम था कि बहुत सारी चीजें। अब यहाँ दिल्ली में भी देखिए 6.25 लाख वोट मुझे मिला है और जहां से 1-1.5 लाख लगभग वोट मिलता था बीएसपी का, यहाँ वोट गायब हो गया। आम आदमी पार्टी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो मायावती जी ने जान यहाँ भी नहीं छोड़ी, तो उनका इलाज हो गया। मोदी जी ने इलाज कर दिया, उनके कारनामों ने उनका इलाज कर दिया। तो इन परिस्थितियों में हमने इंडियन जस्टिस पार्टी को विलय किया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। यह अंदाज नहीं था मुझे, मैं कतई आपको बता दे रहा हूं कि यह लोभ लालच नहीं था। इतना अंदाज नहीं था कि हमारा व्यक्तिगत फायदा होगा। हमें बड़ी पार्टी की तलाश थी और बड़ी पार्टी के रूप में मोदी जी का नेतृत्व, तो भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा प्लेटफॉर्म और सबको लेकर चलने, ये सारी चीजें अट्रैक्ट किया। 10 साल का जो मनमोहन सिंह का जो काल था, उसमें मैंने देखा कोई भी काम नहीं किया, खासतौर से उस वर्ग के लिए जिस वर्ग की मैं लड़ाई हमेशा लड़ता रहा। एक भी बिल पास नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल था। मुझे अंदाज नहीं था इस बात का कि इतनी करारी जीत होगी। मैं निस्वार्थ भाव से गया था। तो यही प्रभात झा जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि क्या मोदी एक मैग्नेट बन गए थे, मोदी एक चुंबक बन गए थे? प्रभु अभी कह रहे थे कि सहयोगी दलों को मोदी से फायदा हुआ है, मोदी के कारण सहयोगी दल नहीं जीते हैं, मोदी के कारण सहयोगी दल जीते हैं, सहयोगी दल के कारण मोदी नहीं जीते हैं। ये बहुत बड़ी बात है आप में से, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं कह सकता, ये प्रभु चावला जी कह सकते हैं, वो पत्रकार हैं। मैं कमिटेड वर्कर हूं। अलायंस वर्षों से हमारा अकाली दल से, शिवसेना से चला आ रहा है और इस अलायंस का लाभ नेता, जब उन्होंने भी स्वीकार किया कि नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी गठबंधन पर मुहर लगाई कि हम इसे मानते हैं। तो जब नेता माना तो निश्चित तौर पर नेता नरेंद्र मोदी से उनको लाभ मिला होगा और गठबंधन का भी लाभ मिला होगा।
लेकिन गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहना मैं उचित नहीं मानता। या कोई आंखें दिखाएगा तो उसको भगा दो, यह राजनीति नहीं। 125 करोड़ जनता ने चुना है और 125 करोड़ जनता देशवासियों की राजनीति करने के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए प्रभु चावला जी जो कह सकते हो स्पष्ट में बात कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की बात मैं नहीं कह सकता कि गठबंधन तोड़ दो, बंबई में सब साफ हो जाते, महाराष्ट्र में एक भी नहीं आते। ये कहना उचित नहीं होगा। गठबंधन की भी अपनी एक सीमा है। गठबंधन के कारण भी लोग ये कह रहे थे इनसे लोग मिलने नहीं आ रहे, उदित राज जी नहीं आते, रामविलास पासवान नहीं आते, टीडीपी नहीं आती, अन्य दल नहीं आते, तो क्या हम ये कह सकते कि गठबंधन मजबूत हो रहा है? आप ही कहते कि इनके साथ कोई नहीं जुड़ रहा है, छुआछूत हो रहा है। इसलिए यह कहना कि गठबंधन की राजनीति, हां, मैं अशोक टंडन जी से वाकिफ रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है और उसके गठबंधन को मिला है। आजादी के बाद विपक्ष में रहने वाली कोई भी पार्टी आज तक स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त की और ये नरेंद्र मोदी का मैग्नेटिक पर्सनैलिटी ही था जिसके कारण देश में एक विश्वास जगा। आप भी जानते हैं दीपक जी कि वर्तमान में राजनीति में लोगों का विश्वास नहीं है, नेता के प्रति अविश्वास होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नेता को अपने आन बान शान से कि नेता नेता होता है, नेता को कैसा होना चाहिए, इस बात का संकेत और इस बात का विश्वास देश की जनता को दिया है और देश की जनता ने इसी कारण से ऐतिहासिक रेफरेंडम जनादेश दिया है जो आज आपको भी और हमको भी इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि क्या किया मोदी के चमत्कार ने। मोदी चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में उभरे और जो विश्वास दिया उस विश्वास पर हम खरे उतरे। जनता ने अपना जबरदस्त जनादेश दिया और यही कारण है कि आप भी कह रहे हैं कि वो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, मैं भी मान रहा हूं और देश भी मान रहा है। स्वामी रामदेव जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, लोग मोदी से दूर भागते थे, जैसे नीतीश कुमार भाग गए। नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं नहीं, ये गुजरात में 2002 में इन्होंने दंगे कराए थे। यही बात कांग्रेस कहती थी, यही बात समाजवादी पार्टी कहती थी, यही बात बहुजन समाज पार्टी कहती थी। ये सब लोग साफ हो गए, लेकिन मोदी जी जीत गए। तो ऐसा क्या था कि जिसने मोदी से हाथ मिलाया वो जीता और बाकी लोग हारते चले गए? दीपक जी, इस देश में जो राजनीतिक एकाधिकार की जो परंपरा थी वो टूट गई। पहली बार आजादी के 67 वर्षों में जिस भारत को जातियों और मजहबों का देश कहा जाता था, उसमें लोगों ने जाति नहीं देखी, मजहब नहीं देखा, वर्ग परंपराएं सब तोड़ करके देश के लिए लोगों ने वोट किया। चारों तरफ से निराशा थी, मोदी में लोगों ने आशा देखी। मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। मोदी जी को लोग ये समझते हैं कि वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाला व्यक्ति नहीं, अपने विवेक से चलता है। मोदी जी में सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के पूरी स्पष्टता है, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात मोदी जी में कि वो सही निर्णय, बड़े और कड़े निर्णय खुद लेते हैं, उसमें पूरा विचार विमर्श करके, और उसमें देरी नहीं करते हैं। तो ये इस देश में जो पॉलिटिकल पैरालाइसिस था उससे बाहर निकलने की जो एक कसरत चल रही थी, मोदी जी में लोग वो उम्मीद देखते हैं, इसलिए उन्होंने वोट किया है। नहीं तो बीजेपी की, जिसको लोग ब्राह्मण बड़ियों की पार्टी मानते थे, आज वो हिंदुस्तान की पार्टी हो गई है। इसमें मोदी जी को पूरा श्रेय जाता है। ये अलग बात है कि मोदी जी में विनम्रता इतनी है कि उन्होंने विजय को इस रूप में स्वीकार किया कि देश की विजय, कार्यकर्ताओं की विजय, उनके भरोसे की जीत है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और भारतीय राजनीतिक इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। चाहे अमेरिका, चीन और पाकिस्तान इस बारे में कुछ भी सोचता है, यद्यपि चाहे मरे मन से ही बधाई तो दी है अमेरिका ने भी, पाकिस्तान ने भी। रामदेव जी, ये जो आपने कहा कि जाति से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया, धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया, तो क्या चुंबक क्या था, चुंबक क्या दिखा जिसकी तरफ लोग आकर्षित हुए? मोदी का व्यक्तित्व या फिर जो बड़े मैसिव स्तर पर हमने देखा कैंपेन हुआ, जगह जगह वो गए, बड़ा हाईटेक कैंपेन हुआ? देखिए, कैंपेन तो कांग्रेस की तरफ से भी चलाया गया था। इसमें देखिए, एक बात राजनीतिक कहूंगा कि मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि लोग कहते हैं भाई इस देश को ना एक कठोर प्रशासक चाहिए, एक मजबूत प्रशासक चाहिए, एक ऐसा प्रशासक चाहिए जो सबको साथ तो लेकर के चले, लेकिन मतलब बड़े निर्णय ले सके, कड़े निर्णय ले सके। दूसरी बात देखिए, इसकी पूरी पृष्ठभूमि 1-2 सालों में नहीं, पिछले 10 सालों में तैयार हुई है। और
मैंने स्वयं इस देश में करीब 14 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, 14 करोड़ लोगों की सभाएं की है, 10,950 शिविर सभाएं। आप सोचिए जरा, एक देश में वातावरण मुझ जैसे अनेक लोगों ने बनाया है, और उस जो एक जमीन तैयार हुई है, उस जमीन के ऊपर फिर एक राजनीतिक रूप से जिसके ऊपर भरोसा मुझ सहित देश के लोगों ने किया, तो उसके पीछे मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड और उनका एक सामान्य पृष्ठभूमि से आना उनकी बहुत बड़ी ताकत है। और किसी के प्रति बैर भाव नहीं होना, ये भी बहुत बड़ी ताकत है। मोदी जी के बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गई। मोदी कोई मजहबी व्यक्ति नहीं है, कोई किसी भी तरह का कोई जो है जिसको कहते हैं अतिवादी व्यक्ति नहीं है, जो कट्टरपंथी व्यक्ति नहीं। कट्टरपंथी व्यक्ति नहीं। मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ प्रभु चावला और अशोक टंडन जी भी है। प्रभु चावला जी, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कंप्लीटली पॉलिटिक्स में अनटचेबल कहा जाता था, 2.5 साल पहले अगर हम सोचिए और कोई बोलता था कि मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, तो सब कहते थे कि अगर बीजेपी की कंप्लीट मेजोरिटी आई, वही सीन में मोदी प्रधानमंत्री बन सकता है। आपको याद होगा, मरहूम ब्रजेश मिश्रा ने तो ऐसा स्टेटमेंट तक दिया था कि ऐसे हालात में ही मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन उसके बाद न केवल उनका एक्सेप्टेबल बनना, बीजेपी का कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनना, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग बनना, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनना, अनटचेबल से लेकर टचेबल तक, टचेबिलिटी तक का इतना सफर, आखिरकार ये पूरा कैसे हुआ? आखिरकार ये जो ब्रिज था, ये कैसे गैप कैसे भर पाया? दूसरी बात मैं पहले कहूंगा, आपने कहा कि लोगों को कहना ये था कि ये तभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं जब बीजेपी की अपनी मेजोरिटी आएगी। वो तो आ गई, इसलिए बन गए प्रधानमंत्री। लेकिन तो अगर नहीं आती तो भी बनते। अब पहली के तरफ है ना, ये कि पहली शर्त पूरी हो गई कि मोदी तभी बन सकते हैं जब बीजेपी की मेजोरिटी आएगी। अब सवाल ये कि बीजेपी की मेजोरिटी कैसे आ सकती है? मोदी, जिसके बारे में मैं शुरू से कह रहा हूं कि 2002 के अंदर वो विलियन थे इस देश के अंदर, उनको लोग कहते जी कि ये मौत के सौदागर हैं, इन्होंने मरवा दिया लोगों को, और 2014 के अंदर वो हीरो बन गए उसी लोगों के जिन्होंने उनके साथ बैठने के लिए चाय नहीं पीते थे। बड़े बड़े उद्योगपति जो आज उनके साथ खड़े हैं क्योंकि उनको लगता है कि यही विकास करा सकते हैं, वो उनके साथ चाय पीने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे को याद है 2003-2004 के बड़े बड़े जो लोग गुजरात में जाते हैं, वहां पर वेट करते हैं, उनका काम 1 मिनट के अंदर हो जाता है क्योंकि वहां पर विकास हो रहा है। वो लोग आज इनके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि ये एक अच्छा नेतृत्व देने का उन्होंने वायदा किया, और सारे देश के अंदर लोग पिछले 5 साल के जो यूपीए की सरकार रही, उस सरकार के अंदर जो कुछ हुआ, उससे लगा कि इस देश को इस ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो पाकिस्तान को भी ठीक जगह पे रख सके, सारी विदेशी ताकतें जो यहाँ पर हमारे को ब्लैक मरते हैं उनको भी ठीक रख सके, और देश के अंदर भी सबको साथ लेकर के एक नेतृत्व चाहिए। चाहे कुछ भी, ये भारतीय मानसिकता ऐसी है कि एक चाल का नेतृत्व, जो आरएसएस में कहा जाता है कि एक चाल का नेतृत्व होगा, एक व्यक्ति होना चाहिए जो सबको लीड करे, विचारधारा के साथ करना चाहिए। तो सारे देश को ये लगा कि यही एक आदमी है जो सबको, क्योंकि ना इसका ना घर है ना घर बार है, फ्रूगल हैबिट्स का आदमी है, यही सबको, क्योंकि इसको अपने किसी के लिए कुछ बनाना नहीं है, किसी के लिए कोई घर नहीं बनाना, फार्म हाउसेज नहीं बनाने हैं, बड़े बड़े पैलेसेज नहीं बनाने हैं, तो इस ऐसे व्यक्ति को चेक दिया जाए जो जात पात से ऊंचा उठ करके 21 घंटे काम करे। इसलिए सारे लोग उनके पीछे लग गए हैं, इसलिए वो जीते हैं, इसकी वजह से मेजोरिटी आई है। तो पहली शर्त थी कि मेजोरिटी लाने के लिए कौन सा आदमी चाहिए। आरएसएस को भी लगा, वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता जो पिछले 15 साल से डिमोरलाइज चल रहे हैं, 10 साल से पर्टिकुलरली डिमोरलाइज चल रहे हैं कि आप निपटते चले जा रहे हैं, तो बीजेपी जो निपटती चली जाए थी, बीजेपी का कांग्रेसीकरण जो हुआ था पिछले 10 साल के अंदर, ये पहली बार आरएसएस के माध्यम से उसको रिवर्स किया गया है। जिस पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया, जैसे एनसीपी का हो गया या सीपीएम का हो गया, 2 सीटों पर निपट गई। वहां के मुख्यमंत्री जब उद्योगपतियों के 10 साल के अंदर, ये पहली बार आरएसएस के माध्यम से उसको रिवर्स किया गया है। जिस पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया, जैसे एनसीपी का हो गया या सीपीएम का हो गया, 2 सीटों पर निपट गई। वहां के मुख्यमंत्री जब उद्योगपतियों के साथ मिलने लग गए और उनका ही काम करने लग गए, मोदी सबका काम करते थे ऐसा दिखाई देता, लोगों को ऐसा दिखाई देने लग गया। जब कांग्रेसीकरण बीजेपी का बंद किया तभी हो सकता था जब ऐसे व्यक्ति को सामने लाकर खड़ा करो जो कांग्रेस से किसी तरह का कंप्रोमाइज करने के लिए आइडियली के तैयार नहीं हो। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दिल्ली के अंदर नेता जो थे कांग्रेस की बी सीट पार्लियामेंट के अंदर माने जाते थे। तो ये आदमी ऐसा लगा कि ये कांग्रेस को कि अगर हरा सकता है, इनको कोई ध्वस्त कर सकता है,
एक ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी होगी वो मोदी दे सकते हैं, इसलिए इनको मेजोरिटी मिली जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बन गए। इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल प्रभु जी, आपने कहा तो क्या ये माने कि हार्ड लाइनर नरेंद्र मोदी 2002 की जो छवि थी ओवर द इयर्स वो सॉफ्ट लाइनर बनते चले गए और वैसी उनकी एक्सेप्टेंस हो गई आज की तारीख में? हार्ड लाइनर की डेफिनेशन क्या मैं समझता, हार्ड लाइनर का ये था कि उनके ऊपर इल्जाम लगा था कि वहां पर जो कुछ भी हुआ उसमें मोदी जी का हाथ था। कभी कोई आज तक कोई प्रूव नहीं हुआ, कहीं पर केसेस चलाए, फाइनेंस किए गए, बाहर के लोगों ने फाइनेंस किए, जितने भी केस इनके खिलाफ हुए बाहर के लोगों ने उनको प्रमोट किया, इंटरनल लोगों को पैसे दिए गए। तो हार्ड लाइनर का बताइए कि अगर वो तो कहते हैं मैं राष्ट्रवादी हिंदू हूं, कुछ छुपाया नहीं उन्होंने कहा। हालांकि उसके अंदर ये भी कह सकते हैं कि मैं नेशनलिस्ट हिंदू पहले हूं, राष्ट्रवादी बाद में हूं, या उन्होंने कहा हिंदू हूं, तो अपने आप को कभी कंप्रोमाइज किए नहीं आइडियोलॉजी के लिए। परंतु साथ उनको दिखाई देता कि वहां पर डेवलपमेंट भी हुआ, हर जाति के लोग उनकी गवर्नमेंट में हैं, ऐसा भी लोग दिखाते हैं। वहां पर मुस्लिम ज्यादा नहीं है सरकार के अंदर, है ही नहीं कोई भी, क्योंकि पर हर जाति के लोग हर डिपार्टमेंट के अंदर हैं। तो ये कहें कि हार्ड लाइनर कहेंगे, मैं कहूंगा हार्ड टास्क मास्टर थे वो। आप कहना चाहेंगे कि ही इज ए वेरी हार्ड टास्क मार्कर, काम लेना जानते हैं, काम देना जानते हैं। ऐसी इमेज उन्होंने अपनी बनाई 10 साल के अंदर। डरे किसी से नहीं, गालियां खाते रहे, सब कुछ करते रहे, डरे किसी नहीं। मेरे जैसे व्यक्ति भी अगर उनको कहते हैं कि आप नहीं इकट्ठे कर सकते लोगों को, यूनिफायर नहीं है आप तो डिवाइडर हैं, उसको सहन करते रहे और उन्होंने दिखा दिया कि मैं यूनाइट कर सकता हूं। मैं सारे के सारे देश के अंदर ऐसा पहला व्यक्ति हूं जो नेहरू के बाद, इंदिरा के बाद और राजीव गांधी के बाद मेजोरिटी एक पार्टी के लिए आकर खड़ा कर सकता हूं। तो उन्होंने देश के कलर को बदल दिया, देश को भगवा मैं कर दिया। जो एक तरह से कभी तिरंगा होता था, देश का रंग बदल देना, मोदी मैं कर देना। तो एक बार पहली बार हुआ है 60 साल के अंदर कि जो इंडिपेंडेंस के बाद व्यक्ति पैदा हुआ है वो प्रधानमंत्री बना है। और पहला सेकंड गुजराती ऐसा है जो एलिटिस्ट क्लब से नहीं आता, किसी बड़े घर में पैदा नहीं हुआ, कोई अच्छे स्कूल में नहीं गया, अच्छे कॉलेज में नहीं गया, सड़क पे सोया, झोला पहन के सोया। तो ये एक किस्म से आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि देश दोबारा से ऐसे व्यक्ति याद में चला। ऐसा लोगों ने समझा कि ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो उनमें से एक है, जो ऊपर से नीचे नहीं आया, नीचे से ऊपर चला गया। बिल्कुल। टंडन साहब, यहाँ पर क्या माने कि 2002 के गुजरात दंगों के दाग आज धुल गए? देखिए, 2002 के दंगों के आरोप और जिनको आप दाग कह रहे हैं वो तो एक तरफा लगाए गए थे। किसी भी कमीशन ने किसी भी क्वेरी में वो साबित ही नहीं हुए। उसी एक राग को अलापते हुए बहुत सारी पार्टियां उन पर इसी तरह के आरोप लगाती रही और वो गुजरात के विकास मॉडल को ऐसी मार्केटिंग करते चले गए कि जो अल्टीमेटली लोगों को अपील कर गया। देखिए, इस चुनाव में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उस पर आप देखिए, बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, गुजरात की सरकार, इस पर लोगों ने विश्वास किया कि ये मॉडल विकास का है, इसमें करप्शन नहीं हुई है। इसीलिए पूरा वेस्टर्न बेल्ट पूरा का पूरा बीजेपी के फेवर में गया। जयललिता, ममता, नवीन, ये लोग अपना अपना गढ़ क्यों काम कर पाए कि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, ऐसा लोगों ने विश्वास किया। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो आपने बात कही कि किसी पर एक तरह का आरोप लगाते चले जाओ, वो स्टिक करेगा, लोगों ने उसको नकार दिया। लोगों ने उनका गुजरात मॉडल देखा और लोगों ने उनमें एक उम्मीद, जैसे बाबा रामदेव कह रहे थे, मोदी देश के सामने एक उम्मीद के तौर पर सामने प्रस्तुत हुए। और जैसा मैंने पहले कहा, उन्हें उम्मीद के तौर पर सबसे पहले इस देश के युवा वर्ग ने समझा है और उन्होंने ही कास्ट और रिलीजन के सब बैरियर तोड़ने का एक प्रयास किया और वो उसमें सफल रहे। तो इस सब को करने में ये सब ओवरनाइट 6 महीने में नहीं हुआ है। मेरा ऐसा मानना है 2009 के चुनाव के बाद से लगातार इस काम के लिए नरेंद्र मोदी प्रयासरत थे।